फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देखो एसओजी पे भी सवाल उठ रहे हैं। मैंने एसओजी को भी जो फर्जी डिग्री डिप्लोमा के कई सबूत दिए थे, उस पर कोई जांच नहीं कर पाए। रीट वाले में भी कोई जांच नहीं हुई। रीट में भजनलाल को अभी तक पकड़ नहीं पाए। बत्तीलाल पकड़ा गया, जमानत भी उसकी हो गई, लेकिन भजनलाल नहीं पकड़ा गया। राजस्थान के जो अभ्यर्थी बाहर जाते हैं, पंजाब में पंजाबी आपको बोलना चाहिए, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, बिहार में तो ये दे रखा है कि वहां का निवासी होना चाहिए। तो अलग अलग 20 से 22 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थी को नहीं लिया जाता। यहाँ कोई भी आए सामान्य श्रेणी में हर व्यक्ति को लिया जाता है कि आज तो सब लोग आवाज उठा रहे, कोई दिक्कत है, स्वागत है कि युवा बेरोजगार कोई आवाज उठा रहा है। ये जिम्मेदारी एमएलए, एमपी और नेताओं की जिम्मेदारी है। राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने अध्यक्ष बन गए उनकी जिम्मेदारी है। बेरोजगार संघ की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन मजबूरी में बनाना पड़ा कि पेपर लीक हो जाता है, भर्ती प्रक्रिया समय पर नहीं हो पाती। बेरोजगारी के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। जब देश में राजस्थान दूसरे नंबर पर है तो समझ में आता है कि आखिर उपेंद्र यादव जैसे नेता पिछले 10 सालों से बेरोजगारी को लेकर नेतागिरी क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ उपेंद्र यादव। उपेंद्र, 10 सालों में क्या बदला है? 10 सालों में एक चीज तो नहीं बदली, पेपर लीक, नकल, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा। इसमें ज्यादा मुझे लगता है कि उद्योग धंधा बना लिया है और लगातार यही लड़ाई चल रही है कि ये इनको रोका कैसे जाए। और हमने गैर जमानती कानून की मांग की थी, अक्टूबर में सरकार ने घोषणा भी कर दी, सहमति बनी थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। लिखित में आदेश जारी हो गए थे, लेकिन उसका आदेश जो लागू करना था धरातल पे न लागू हुआ, न उसका अध्यादेश जारी हो पाया। हम मांग करें उस संपत्ति जब्त करने का भी इसमें रखा जाए जो अपराधी पकड़े जाते हैं। यहाँ प्रदेश में कुछ 2-4 माफिया हैं जिनका उनकी संपत्ति अरबों की, उनको जेल में क्यों नहीं डाल रहे? कहीं ना कहीं किसी बड़े राजनेता का संरक्षण प्राप्त है तो उनको जेल में डाले। इसका अध्यादेश जल्द से जल्द विधानसभा चलने वाले लेकर आए और सारी चीजों को सुधारना होगा। पिछली सरकार थी, पेपर लीक हो रहे थे, इस सरकार में पेपर लीक हो रहे, तो आखिरकार बेरोजगार अवसाद में जा रहा है और जो दयनीय स्थिति बेरोजगार की युवा की बनती जा रही है। पेपर लीक ऐसा प्रकरण है कि वो जांच पूरी कभी हो ही नहीं पाती। क्या लगता है कि नेताओं का संरक्षण है, कोई गठबंधन है? देखो एसओजी पे भी सवाल उठ रहे हैं। मैंने एसओजी को भी जो फर्जी डिग्री डिप्लोमा के कई सबूत दिए थे, उस पर कोई जांच नहीं कर पाए। रीट वाले में भी कोई जांच नहीं हुई। रीट में भजनलाल को अभी तक पकड़ नहीं पाए। बत्तीलाल पकड़ा गया, जमानत भी उसकी हो गई, लेकिन भजनलाल नहीं पकड़ा गया। भजनलाल ने किस किस को पेपर दिया, किससे लेकर है, किसका संरक्षण प्राप्त है, उसकी जांच एसओजी क्यों नहीं कर पाई? इसमें एसओजी निष्फल है। और हमने सीबीआई की जांच की मांग की थी, सीबीआई की जांच नहीं दी, लेकिन कम से कम उनको पकड़ के बाहर करके और योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलता है। जो शिक्षक आएंगे जो फर्जी तरीके से शिक्षा में, क्या वो शिक्षा दे पाएंगे, क्या बच्चों को पढ़ा पाएंगे? ऐसे में सवाल इसी पे नहीं, पूरे सिस्टम पे सवाल उठ रहे हैं। राज्य सरकार से हम लगातार मांग करें और विधानसभा का घेराव की भी हमने घोषणा की। विधानसभा के घेराव क्यों करना चाहते हैं आप? विधानसभा का घेराव इसलिए करना चाहते हैं युवा बेरोजगार का भविष्य बचे। जो कानून की घोषणा है वो धरातल पे लागू, अध्यादेश लाया जाए, उसमें संशोधन किया जाए, संशोधन संपत्ति जब्त करने का रखा जाए। भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में अटकती है, भर्ती प्रक्रिया में समय पे रोजगार नहीं मिल पाता, अधिकारी गलती करते, तमाम चीजों को लेकर हम विधानसभा का घेराव का हमने ऐलान किया है। इतने दिनों से आप बेरोजगारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आखिर क्या वजह आपको लगती है कि राजस्थान बेरोजगारी में देश में दूसरे नंबर पर है? देखो राजस्थान के जो अभ्यर्थी बाहर जाते हैं, पंजाब में पंजाबी आपको बोलना चाहिए, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, बिहार में तो ये दे रखा है कि वहां का निवासी होना चाहिए। तो अलग अलग 20 से 22 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थी को नहीं लिया जाता। यहाँ कोई भी आए सामान्य श्रेणी में हर व्यक्ति को लिया जाता है। तो ऐसे में अन्य राज्य के लोग अपने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके कोई ना कोई प्राथमिकता दे रहे हैं। राजस्थान में ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं है, जिसके लिए लगातार हम संघर्ष करें कि राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। जिस प्रकार अन्य राज्य में राजस्थान वालों को नहीं ले रहे, तो यहाँ भी किया जाए। तो वो मांग भी विधानसभा घेराव में हम रखने वाले हैं। और इसके अलावा एक चीज तो माननी पड़ेगी, राजस्थान ऐसा राज्य है, हमने लगातार संघर्ष किया है। इस कोरोना काल में भी लड़ झगड़ कर हमने आज बेरोजगारों को नौकरियां मिली। अन्य राज्यों में तो भर्ती प्रक्रिया रुकी पड़ी है। तो एक तो जो ये कोटा वाला जो मामला, बाहर राज्य के अभ्यर्थी ज्यादा आ रहे, इसलिए दर यहाँ की बेरोजगारी की ज्यादा बढ़ रही है। और जो भर्ती प्रक्रिया अटक रही है, क्योंकि युवाओं के नाम पे कोई भी राजनीतिक पार्टी राजनीति करते हैं। युवाओं आज युवा दिवस है और युवाओं को बरकलाते जाति धर्म इनके नाम पर, लेकिन अब हम एक युवा जागृति अभियान भी चला रहे हैं, सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं कि जाति पाति धर्म से दूर हटकर हम बहुत सारे नेता हो गए, अब विकास जाखड़ भी नेता हो गए, कई इस तरह के नेता आ गए जो बेरोजगारों के लिए संघर्ष करने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि यह भी एक धंधा हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले ऐलान किया था, एक बार आपके चैनल पे और ऐलान करना चाहूंगा कि जो हम सुझाव दे रहे हैं, जो मांग हम मांग रहे हैं कि जैसे बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो, कानून बने, भर्ती परीक्षाएं समय पे हो, उनका कैलेंडर जारी हो, बेरोजगार युवा आयोग बने जिसमें आवश्यकता नहीं पड़े। मैं कह रहा हूं मुझे मत बनाइए उसका अध्यक्ष, किसी बेरोजगार प्रतिनिधि को बनाइए, बेरोजगार अपनी पीड़ा रख सके। एक कोर्ट में भर्ती अटकती है, उसकी सुपरविजन कमेटी बने। आप हमारी तमाम मांगे मान लोगे तो बेरोजगार महासंघ को यहीं मैं खत्म कर दूंगा और मैं इस्तीफा दे दूंगा। बेरोजगार महासंघ
की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? फिर महेंद्र शर्मा विकास जाखड़ बन जाएंगे नेता? नहीं, जब बेरोजगारों की समस्या को हल हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता आवश्यकता हो पाए। लेकिन ये जरूर है कि आज सब लोग आवाज उठा रहे, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है कि युवा बेरोजगार कोई आवाज उठा रहा है। ये जिम्मेदारी एमएलए, एमपी और नेताओं की जिम्मेदारी है। राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने अध्यक्ष बन गए उनकी जिम्मेदारी है। बेरोजगार संघ की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन मजबूरी में बनाना पड़ा कि पेपर लीक हो जाता है, भर्ती प्रक्रिया समय पर नहीं हो पाती। कितने सरकारी नौकरी मिली होगी 3 सालों में? 3 सालों में करीब जैसे 12,000 एलडीसी है, 9,000 सेकंड ग्रेड है, 5,000 फर्स्ट ग्रेड है, 4400 पटवारी है, प्रयोगशाला सहायक थी, लगभग 1 लाख के करीब तो ज्वाइनिंग मिली है। 3 साल में बस 1 लाख? बिल्कुल 1 लाख के करीब मिली है। और 26,000 रीट के जो 2018 वाले के उनको मिली है। लगातार हमने प्रयास किए हैं। पहला राज्य कितनी भर्तियां पिछले सरकार की है और कितने इस सरकार की है? अधिकतर भर्तियां पिछले सरकार की थी, लेकिन इस सरकार की भर्तियां भी पिछली सरकार ने नहीं की है। एक दूसरी सरकारें बदल जाती है लेकिन भर्तियां एक दूसरे के लंबित रहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले मैं 10 साल से संघर्ष कर रहा हूं, 1.5 लाख परिवारों को, उन युवा बेरोजगारों को नौकरियां मिली है। आज पूरे प्रदेश में हर विभाग में हमारे जो संघर्ष की युवा नौकरी कर रहे हैं। तो इस संगठन ने पूरे अन्य राज्यों में मांग उठी है, अन्य राज्यों से बुलावा आता है कि हमारी मांग उठा, अन्य राज्यों के हालात गंभीर है। तो इस संगठन का उद्देश्य यही है कि सिस्टम में सुधार हो। आप सिस्टम सुधारना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने इसे धंधा बना लिया है और कुछ नेता बन गए हैं जो नेतागिरी करते हैं इसी बहाने। अब देखो, बड़ा दुर्भाग्य है, कोई मुझे बीजेपी का बताता है, कोई मुझे कांग्रेस का बताता है। अब थोड़े दिन पहले हनुमान बेनीवाल से मिलकर आया तो आरएलपी का बता देंगे। अलग अलग लोगों की सोच होती है, लेकिन मेरी पार्टी मेरी युवा बेरोजगार है। यदि जो पार्टी युवा बेरोजगारों का काम करेगी उसके साथ अन्यथा बहिष्कार और उनको उखाड़ फेंकने का काम भी हम करेंगे। युवा जागृति अभियान का उद्देश्य यही है, 2023 को लेकर सिस्टम पारदर्शिता के साथ हो, भर्तियां समय पे हो, बेरोजगार को न्याय मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई सी पार्टी हो, खुला हम लड़ते हैं। अशोक गहलोत से मिले थे तो क्या बोले थे वो? उन्होंने कहा कि जो अध्यादेश की घोषणा की थी, उन्होंने मांग पूरी करने की बात की थी और जो भर्तियां हम समय पे करेंगे, आश्वासन मिला था। कुछ भर्तियां हुई है, ऐसा नहीं है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेना हो। बोला नहीं कि नेतागिरी क्यों करते हो तुम? नहीं बोला? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला अच्छी बात, आप संघर्ष करें, हमारे तक बात तक पहुंचती है। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें हैं कि बेरोजगार संघ के भी सवाल उठते हैं, मेरे पे सवाल उठते हैं, तो मैं खत्म करने के लिए तैयार हूं। या आप सिस्टम को सुधार दोगे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आपको लेकर भी लिखते हैं कि ये सरकार से मिल जाता है। कौन लोग होते हैं? क्या उनकी बात नहीं हो पाती, या उनकी नौकरी के लिए आप आवाज नहीं उठा पाते, या वो ठगे महसूस करते हैं? क्या वजह होती है? देखो, 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग जो धरातल पे संघर्ष करते हैं, कुछ लोग घर बैठे करते हैं। वो घर बैठे वाले हैं, क्योंकि जो धरातल पे संघर्ष करते हैं उनको पता है कि लखनऊ में क्या परिस्थिति बनी, 53 दिन हमने दीपावली दशहरा बनाया, क्या परिस्थिति में हम 1-1 रुपए के लिए तरस रहे थे। लखनऊ में क्या हुआ, और जो भी निर्णय होता है ना, जैसे हमने सरकार ने बुलाया तो पहले जो हमारी कमेटी बनी थी भर्ती से, उनसे सबसे पूछा जाता है। मैं उनको कहता हूँ आप निर्णय करिए, उनका निर्णय फिर मैं मानता हूँ कि पहले उनसे निर्णय करा, फिर उसके बाद आता है। वो लोग घर बैठे रहते, उस समय संघर्ष में शामिल होते नहीं है, बाद में कहते हैं आपने ऐसा कैसा कर लिया। उनको शामिल होना चाहिए, बल्कि संघर्ष में साथ देना चाहिए। तो उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कुछ लोग हैं और कुछ राजनीतिक आकाओं के, वो जो आईटी सेल के भी लोग हैं, जो हमारा हौसला के हमारे संगठन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात जो सरकार का जो आरोप लगा रहे थे, लखनऊ कौन गया था, एक बार नहीं 2 बार, लखनऊ कौन पिटा था, कांग्रेस कार्यालय के बाहर कौन पिटा था, जेल कौन जा रहा, अनशन कौन कर रहा है। और सरकार, आपने देखा होगा, जहां सरकार ने गलत किया तो खुला विरोध किया है। अब जैसे उर्दू के जो शिक्षक 1000 पदों की घोषणा की गई, जो दानिश अपराजी तमाम एमएलए लगे हुए हैं कि 31,000 के अंदर दिया जाए, तो मैंने खुला चैलेंज दिया कि 31,000 में एक पद भी कम हो गया तो शिक्षा मंत्री घर पे मैं जाके बैठूंगा, खुला चैलेंज दिया। और आप अतिरिक्त पद बढ़ाइए, उर्दू के हम खिलाफ नहीं है। तो वो चीजें जहां गलत होता है, विरोध सबसे पहले हम करते हैं। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी भी आलोचना करते हैं, कुछ कहते हैं, तो सब चीजों का सामना हम करना पड़ता है। लेकिन ये जरूर है कि युवाओं को समझना होगा, आज युवा दिवस है, कि हम राजनीति जात पात से सबसे हटकर युवाओं के भविष्य के लिए लड़ना होगा। राजनीति में चाहे कोई सी पार्टी हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी उनको निभाना होगा। आश्वासन और पत्र लिखने से, कई एमएलए पत्र लिख के इतनी सीधी कर लेते हैं, लेकिन उस पत्र की उपयोगिता क्या है? या तो उस एमएलए की उपयोगिता नहीं है जो पत्र लिख रहा है, या फिर उस पत्र की उपयोगिता नहीं है। तो ऐसे में युवाओं से कहना चाहूंगा, पत्र लेकर, जो लेटर पे पत्र लेकर वो खुश हो जाते हैं, देखो एमएलए मेरे समर्थन मांगे, उसको मैं समर्थन नहीं मानता। एमएलए को समर्थन तो मानूंगा, वो खुद जाए सरकार के पास, बात रखे, काम करवाए, तब तो कहें कि एमएलए साथ, अन्यथा वो धोखा कर रहा है। परिस्थितियां नेता पैदा करती हैं। परिस्थितियां राजस्थान में इस तरह से बनी हुई हैं, उपेंद्र यादव जैसे युवा बेरोजगारी को लेकर नेता बने हुए हैं, और इनके लिए काम करना आसान नहीं होता है। इतने तरह के बेरोजगार आते हैं और इतनी तरह की समस्याओं को लेकर आते हैं कि हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। फिर भी बेरोजगारी के खिलाफ ये लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारी भर्तियां सरकार से करवाई भी है, और आगे भी इन्होंने ऐलान किया है
इस सरकार को जगाने के लिए विधानसभा का घेराव करेंगे। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, राजस्थान तक।